अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने लास्ट सेशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज स्टडी किया। कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में बात की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जस्ट टू रिवाइव जो आपने स्टडी किया और आपने कुछ देखा हो तो ताकि आपकी डिफ़िकल्टीज रिमूव हो जाएं, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हमने बताया था कि यहाँ पर बेलमेंट ऑफ गुड्स, व्हाट इज़ द बेलमेंट ऑफ गुड्स? वन पर्सन डिलीवर गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस with the contract that when that purpose is completed or accomplished, those goods will be re-delivered to the person who delivered those goods. By now, it's all known to you, the person who is delivering is called the bailer, and the to whom it is delivered, that is the bail. So we can say the bailer delivers the goods to the bailee for some purpose. Under the contract, that bailee will re-deliver the goods when that purpose is accomplished. तो ये अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। इसमें आपने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एनी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी लाइक दैट। फिर बेलमेंट में हमने देखा bailment can be only for the benefit of the bailer, that can be for the benefit of the bailee, and the bailment can be for the benefits of both bailer and bailee. इसमें आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखी and everything was explained to you how a bailment will be for the benefit of bailee or bailer or for both the parties. फिर हमने देखा कि bailment में प्रोसेस है क्या, ये जो डेफिनेशन में आपने देखा कि यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए एंड दीज आर द मूवेबल आइटम्स। डिलीवरी दैट शुड बी फॉर सम पर्पस। और अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दैट व्हेन दैट पर्पस इज अकम्प्लिश्ड द पर्सन डिलीवरिंग देम मस्ट गेट इट बैक. Rather, it is a duty of the bailee to return those goods after accomplishment of that purpose, and this is the right of the bailer to receive those goods back. और इसी के साथ साथ ये right है बेली का, that he should be duly remunerated for the services and for the job for the purpose being accomplished by him. वो जो उसने काम किया है उसका मुआवजा उसे मिलना चाहिए। अब बेली की हमने कुछ ड्यूटीज़ की बात की कि बेली की ये ड्यूटी है दैट ही शुड टेक केयर ऑफ दोज गुड्स, और टेक केयर में ये बताया गया है कि कैसे की जाएगी। इसका स्टैंडर्ड जो है, बेंचमार्क जो है, वो ये है कि ही शुड टेक केयर ऑफ दोज गुड्स as a man or a person of ordinary prudence will take care of his own goods in the similar circumstances. ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इट इज़ द ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स। उसके अलावा बेली he will not make unauthorized use of goods. आपने जो भी गुड्स हैंड ओवर की हैं बेली को, दोज आर फॉर ए पर्पस, और उस पर्पस से बियॉन्ड जहाँ तक उसे अथॉरिटी है उनको यूज़ करने की, वो वहाँ तक कर सकता है। उससे बियॉन्ड अगर वो कर रहा है, दैट इज अनऑथोराइज्ड यूज़। अब ये अनऑथोराइज्ड यूज़ कैसे होगा? अनऑथोराइज्ड यूज़ मैंने कहा कि आपने गाड़ी कहीं पर पार्क की है, पर्पस ये है कि वो पार्किंग, वहाँ पे आपने पार्किंग के लिए गाड़ी को वहाँ पर छोड़ा है,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तो हो गया, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर है या वो पर्सन है, एनीवन वेयर यू हैव पार्क दैट व्हीकल, वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, दैट इज अनऑथोराइज्ड यूज। आपने मैकेनिक को गाड़ी दी फॉर रिपेयर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपका हो गया, लेकिन मैकेनिक का काम है टू डू दैट जॉब विच हैज बीन गिवन टू हिम। जिस पर्पस के लिए आपने दी है वो काम उस पर करे। अगर वो मैकेनिक उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे फॉर एनी पर्पस, रेंट पर्पस के लिए चला दे या उस अपने इस्तेमाल में ले आए, दैट वुड बी अनऑथोराइज्ड यूज। इसके बाद हमने बात की थी कि बेली अगर उन गुड्स को मिक्सअप कर देता है अपने गुड्स के साथ, जहां पर उसने अपने गुड्स को स्टॉक किया हुआ है, वहां पर ये गुड्स जो बेल आउट की गई हैं उनको मिक्स कर देते, और इस मिक्सचर से सेग्रीगेशन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोई कॉस्ट आती है, कुछ चार्जेस आते हैं इस पर। ऑल दोज चार्जेस, ऑल दोज कॉस्ट, and if any damage is caused during this course, that will be the responsibility of the bailee. Bailee will have to make good the loss to the bailiff. तो ये हमने बातें की, मिक्सचर की बात हुई कि मिक्सचर ऐसे मिक्सअप किया गया उन आइटम्स को कि उनको सेग्रीगेट किया जा सकता था, सेपरेट किया जा सकता। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसे आइटम्स के साथ उसको मिक्स कर दिया जहां से सेग्रीगेशन पॉसिबल ना हो, उनको सेपरेट ना किया, वो एक और ही कंपाउंड बन गया, एक और ही मिक्सचर बन गया, तो उस सूरत में जितना लॉस हुआ है बेलर का, ये रिस्पॉन्सिबल बेली है कि उसका लॉस जो है वो पूरा कर। तो ये हमने बेलमेंट के बारे में कुछ बातें की। उसके बाद हमने प्लेज की बात। प्लेज में आपको बताया गया कि प्लेज इज ऑल्सो बेलमेंट ऑफ गुड्स। प्लेज में वो तमाम एसेंशियल्स हैं जो आपने बेलमेंट में पढ़े हैं, लेकिन पर्पस स्पेसिफाई कर दिया गया that these are the goods which are offered in the process of the bailment as security for debt और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। ड्यूटीज और राइट्स की हमारी बात हुई। प्लेजी का राइट है कि अगर प्लेजर ने अपना अगर लोन लिया है वो वापस नहीं किया, प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो वो जो प्लेज्ड गुड्स हैं उनको वो सेल करके अपने जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उसको रिकवर कर सकता है। लेकिन प्लेजी की ड्यूटी भी है। वो ड्यूटी क्या है? ही मस्ट सर्व ए रीजनेबल नोटिस अपॉन द प्लेजर। उसको रीजनेबल नोटिस दे के आई विल सेल ऑफ दिस गुड्स इफ दिस अमाउंट इज नॉट पेड बाय यू। ये नोटिस सर्व किए बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। तो ये हमने प्लेज के बारे में बात की, बेलमेंट के बारे में बात। इसके बाद वो स्टार्टेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसमें पहले तो ये बात है कि आप सुनते रहते हैं जी उसके पास एजेंसी है, फलां चीज़ की एजेंसी है, फलां चीज़ की एजेंसी। अब ये जब एजेंसीज होती हैं तो इन एजेंसी से क्या रिलेशनशिप्स जो है वो क्रिएट होते हैं। दिस इज अबाउट द लीगल रिलेशनशिप्स विच आर क्रिएटेड एंड वाई दीज एजेंसीज अरेंजमेंट्स आर नेसेसरी। जहाँ भी आप एजेंसीज देखते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं और एक पर्सन के लिए और फ्यू पर्सन्स एक जगह पर बैठकर वो तमाम शो को रन नहीं कर सकते, वो तमाम बिजनेस को नहीं चला सकते। तो इस सूरत में ये एजेंसी अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दीज एजेंसी अरेंजमेंट्स नेटवर्क बढ़ जाते हैं, बिजनेस में ग्रोथ होती है। ये सारे उसके रिजल्ट्स हैं। बट इन बिजनेस लॉ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन
कि इस एजेंसी अरेंजमेंट से रेस्पेक्टिव पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, रेस्पेक्टिव पार्टीज की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। तो इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जिसके ज़रिए राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं उनके बारे में पता चलता है, डिफरेंट पार्टीज के बारे में पता चलता है कि वो कौन पार्टीज। एजेंट के बारे में हमने देखा दैट एजेंट इज ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय समवन टू रिप्रेजेंट हिम टू डू द एक्ट्स ऑन हिज बिहाफ। ये रिप्रेजेंट करने वाला जब एम्प्लॉय किया जाता है, इसकी सर्विसेज को अवेल किया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द एजेंट। और जो शख्स उसको एम्प्लॉय कर रहा है, उसकी सर्विसेज को अवेल कर रहा है, या जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंट, या जिसके बेनिफिट के लिए एजेंट काम कर रहा है, ही इज द प्रिंसिपल। तो ये एजेंट और प्रिंसिपल की बात हुई, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ ऑफ द एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब ये रिलेशनशिप, ये इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। एक हमने देखा दैट बाय कंसेंट दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टेक्स प्लेस बाय कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में हो रहा है? बिटवीन द एजेंट एंड हिज प्रिंसिपल। अब ये एजेंसी बाय कंसेंट का क्या मतलब, और ये कंसेंट कैसे हासिल की जाएगी? दिस कंसेंट मे बी द एक्सप्रेस वन। यू नो व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्रेस एजेंसी। एक्सप्रेस एजेंसी का आपको मालूम है व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्रेस एजेंसी। एक्सप्रेस एजेंसी स्टूडेंट्स shall be such agency which is by the express words। express कैसे होंगे? by the words whether written or spoken। it is an express agency whether by the words spoken or in writing you entered into a contract, that is an express contract। if this contract of agency is also entered into in an expressed way, that is by the words written or spoken, that would be the contract of agency। अब देखिएगा स्लाइड पर एक्सप्रेस एजेंसी क्या है। यही जो हमने बात की कि such agency is created by words either spoken or written। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की हमने बात की, हमने इसको एक्सप्लेन किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट विदाउट गोइंग इनटू द डेफिनेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास एक बैकग्राउंड है एंड यू अंडरस्टैंड, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अप्रिशिएट इट। तो सेक्शन 187 में डेफिनेशन दी गई, an authority is said to be express when it is given by words spoken or written। An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case and things spoken or written or the ordinary course of dealings may be accounted for circumstances of the case। I repeat it, an authority is said to be express when it is given by words spoken or written। ये बात हमने एक्सप्लेन की थी, वो इसी तरह। implied की आप देख लीजिए, what is about the implied। an authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case and things spoken or written or the ordinary course of dealings may be accounted for circumstances of the case। जब एक्सप्लिसिट बात हो, एक्सप्रेस बात हो, एक डायरेक्ट बात है कि ये हमारी स्टिपुलेशंस हैं, कंडीशंस हैं, दोज हैव बीन एक्सप्रेस्ड वेदर थ्रू वर्बल एक्सप्रेशन
जिसको हम कहते हैं ओरल और रिटन, इन राइटिंग हो या वो जुबानी हो, ये एक एक्सप्रेस अथॉरिटी, ये कॉन्सेंट यहाँ पर एक्सप्रेस है बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल। लेकिन इम्प्लाइड में क्या है? इम्प्लाइड में देयर इज नो एक्सप्रेस स्टिपुलेशंस प्रोवाइडेड। अब ये यहां पर इम्प्लाइड किस तरह कर रहे हैं, ये हमने पहले भी बात की थी जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, वहां पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है दैट विल बी डिराइव्ड, दैट विल बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जो किसी केस के सर्कमस्टांसेस होंगे, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज होंगी, बिजनेस की डीलिंग्स होंगी, उसके रिजल्ट में जो इन्फरेंसेस डिराइव की जाएंगी as a result of those circumstances, conduct and the dealings and interactions between the parties, what inferences are derived, that would lead to the implied authority, जहां से implied authority का पता चलेगा। तो ये express and implied authority की बात हो रही थी। आपने definition देखी तो पहली एक एजेंसी जो क्रिएट हो सकती है दैट इज बाई कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज, और कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज में हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली है। दैट शुड बी क्लियर बाय नाउ दैट दैट अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या है, इम्प्लाइड क्या है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन टू यू। तो एजेंसी के और भी कुछ तरीक़ेकार हैं दैट एन एजेंसी इज क्रिएटेड। लेट अस रिवर्ट टू दैट। वो हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज वेज इन विच द एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड पर देखिएगा, पहली बात हम कह रहे थे एजेंसी बाय कंसेंट, उस पर हमने देख लिया, डेफिनेशन भी हमने देखी। तो व्हाट इज मेंट बाय द एजेंसी बाय कंसेंट, दैट इज क्लियर टू यू बाय नाउ, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ये सेक्शन 189 में दिया हुआ। एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, एन एजेंट हैज अथॉरिटी in an emergency to do all acts for the purpose of protecting the principal from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. अब यहाँ पर सिचुएशन ये बताई जा रही कि एजेंट के पास वो अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए उसको कोई एक्शन लेने पड़ रहे हैं। पर्पस क्या है? प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, रादर टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट। आपके बिजनेस डीलिंग है तो उसके बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंट के लिए जरूरी हो गया है कि वो एक्शन वो ले। नहीं लेगा तो देयर मे बी सम लॉसेस टू द प्रिंसिपल। उसका स्टैंडर्ड क्या बताया, बेंचमार्क क्या है, किस स्टैंडर्ड पर परखा जाएगा कि ये एजेंट के पास अथॉरिटी है और उसको क्या अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी पड़े। एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांस। अब लॉस को इजाजत दे रहा है, सेक्शन 189 ने इसकी इजाजत दे दी कि एजेंट ही कैन एक्ट विदाउट अथॉरिटी, उसके बाद अथॉरिटी नहीं है उसकी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए दैट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ही हैज टू टेक सम एक्शन। मकसद क्या है? प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और स्टैंडर्ड क्या है कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस, समझबूझ का इंसान उन हालात में जो एक्शन लेगा इन हिज ओन केस। एक शख्स
अगर उस सूरत में हो तो अपने लिए वो क्या एक्शन लेगा। स्टैंडर्ड ये है कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का शख्स इन सर्कमस्टांसिस में जिससे वो कन्फ्रंट हुआ है, इन सिमिलर सर्कमस्टांसिस, वो अपने लिए जो फैसला करेगा, अगर ऐसा ही फैसला उसने प्रिंसिपल के लिए किया है तो दैट इज जस्टिफाइड, ऑल्दो देयर इज नो स्टिपुलेशन, देयर इज नो सच अरेंजमेंट in the contract of agency, but still in a contract of agency, when relationship of agent and principal is established, section 189 gives authority to the agent in case of emergency to exercise his own wisdom, his own prudence to take certain action. तो अगर ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ पर ये एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट आपकी हो गए, हो सकता है आप एम्प्लॉयड एजेंट हो, ये एजेंसी भी बाय इम्प्लीकेशन क्रिएट हो गई, लेकिन वहाँ पर ये अथॉरिटी आपके पास आ जाएगी। तो दैट इज द केस ऑफ द एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं how these agencies relationships are established and these proceed. ये illustration देखिएगा स्लाइड पर। मिस्टर असलम, a fruit merchant, shipped fruits by truck from Lahore to DG Khan. The truck on its way to DG Khan met an accident. The truck driver could not establish contact with Mr. Aslam despite best efforts. There was danger that fruits would perish. As such, the truck driver decided to sell the fruits at the market rate. The relationship of agency shall be governed under the provisions of section 189. अब यहाँ पर क्या है कि आपने अगर ट्रक ड्राइवर को या किसी फॉरवर्डिंग एजेंट को शिपमेंट के लिए कोई गुड्स हैंड ओवर की है, तो ही इज योर एजेंट, ही हैज टू डू दैट। ये एजेंसी अरेंजमेंट है, वहां तक ही होंगे कि वो गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो स्टूडेंट्स, इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर यही बात है। इस केस में जो हमने स्टडी किया, ये उसकी एक वजाहत। यहां पर गुड्स हैंड ओवर की गई और वो गुड्स क्या थी, वो फ्रूट था। द ट्रक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर एनी रीजन, मैकेनिकल टेक्निकल फॉल्ट, एंड डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, ये बहुत जरूरी बात, यहां पर एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही शुड ट्राई utmost टू मेक कॉन्टैक्ट विद द प्रिंसिपल, बट इफ ही फेल्स टू डू दैट, तो फिर ये अथॉरिटी एक्सरसाइज हो सकती। ये डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर उसने अपनी पूरी कोशिश की, ये कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो सका। अब इस सूरत में क्या है, अगर वो 1-2 रोज इंतजार करे तो वो फ्रूट्स हैं वो पेरिश हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, एंड देयर विल बी ग्रेट लॉस टू द प्रिंसिपल। तो अगर वो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का शख्स है, वो ट्रक ड्राइवर, अगर ये फ्रूट्स उसके अपने होते तो वो क्या करता, वही फैसला उसने इन सर्कमस्टांसिस में करना है कि वो उसको बेच देता है और उस बेचने से जो प्रोसीड्स हासिल होती हैं वो प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर देता है। एनीवे, यहाँ पर बात ये हो रही कि ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई और उसमें वो ये राइट्स जो हैं एक्सरसाइज कर सकता है। इसमें कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ बाइंडिंग्स हैं, कुछ ड्यूटीज। ड्यूटीज ये हैं कि ही हैज टू मेक utmost effort to establish contact with the principal and seek instructions from the principal. So students, ये ड्यूटी है उसकी। तो आपने देखा कि टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट, लेकिन वह यहाँ पे अथॉरिटी क्या उसमें वेस्ट होती। इफ ही फेल्स टू एस्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, तो फिर ये राइट है, लेकिन इस राइट और अथॉरिटी में एक ड्यूटी।
he has the right to sell the goods, but he has to exercise utmost care. और वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए at the time of the selling those products? That decision should be based on the standard which a person of ordinary prudence will take in similar circumstances in his own case. That is the standard. तो इस बेसिस पर ये जो है राइट ये एक्सरसाइज किया जाएगा. दैट इज़ द एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एमरजेंसी में ये राइट्स और ये ड्यूटीज एजेंट के हिस्से में आए हैं. एजेंट हैज़ टू परफॉर्म दैट. तो इसको हम कहते हैं एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. एक और एजेंसी है, अभी कॉन्सेंट की बात हुई, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात हुई. तीसरी एजेंसी की ये आपके जहन में रहे, एजेंसी मीन्स द रिलेशनशिप और द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल. एजेंसी बाय एस्टॉपल. देखिएगा कि एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या है. एजेंसी बाय एस्टॉपल रेफर्स टू ए सिचुएशन when the words or conduct of the principal creates an impression in the minds of third party that agent's authority is greater than the authority actually vested in him, and the third party under this impression enters into an agreement with the agent. अब यहाँ पर एस्टॉपल क्या है, किस चीज़ से स्टॉप किया जा रहा है? अगर प्रिंसिपल के किसी कंडक्ट की वजह से, किसी एक्ट की वजह से, किसी एक्सप्रेशन की वजह से ये इंप्रेशन क्रिएट हो गया थर्ड पार्टी में दैट एजेंट हैज़ द अथॉरिटी बियॉन्ड द अथॉरिटी विच हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल, and this impression in the mind of the third party is created by the conduct or expression of the principal. तो उस सूरत में अगर वो थर्ड पार्टी that enters into an agreement with the agent to the extent that those powers, those authorities, those were not vested in the agent, तो फिर जो प्रिंसिपल की ये जिम्मेदारी है कि उसको वो एक्सेप्ट करेगा. प्रिंसिपल इज स्टॉप्ड फ्रॉम रिवोकिंग, फ्रॉम कैंसलिंग दैट वेरी एग्रीमेंट. अब इस सारे को आप जहन में रखें और इसको आप एक दफ़ा फिर देखें तो अब आप बात को समझेंगे कि ये जो इम्प्रेशन थर्ड पार्टी में को क्रिएट हुआ है कि एजेंट्स की अथॉरिटी है, ऑल्दो दोज अथॉरिटीज आर नॉट वेस्टेड इन एजेंट. ये क्रिएट कैसे हुआ इंप्रेशन? इफ इट इज क्रिएटेड बाय सम कंडक्ट और एक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल, तो फिर प्रिंसिपल उस एग्रीमेंट को जो इस इंप्रेशन में थर्ड पार्टी ने किया है विद द एजेंट, वो उसको ओन करना पड़ेगा. ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम कैंसलिंग दैट एग्रीमेंट और टू डिसओन दैट एग्रीमेंट. तो आप ज़रा इलस्ट्रेशन देखिए तो उससे ये मज़ीद आपको वाज़ेह हो जाएगा. ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ मिस्टर असलम, मिस्टर सलमान बिलीव दैट मिस्टर कलीम इज़ द एजेंट ऑफ मिस्टर असलम. अब इससे यहाँ ये जाहिर है कि मिस्टर असलम इज़ द प्रिंसिपल. मिस्टर असलम प्रिंसिपल के कंडक्ट की वजह से थर्ड पार्टी जो मिस्टर सलमान है उससे ये पता चला कि मिस्टर कलीम उसका एजेंट, और ये इम्प्रेशन जो क्रिएट हुआ इन द माइंड ऑफ मिस्टर सलमान दैट इज ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल. मिस्टर सलमान एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर कलीम. ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर कलीम. देयर मे बी द डिफरेंट सिचुएशन. पहले तो हमने बात की कि इम्प्रेशन क्रिएट होना चाहिए किसी थर्ड पार्टी, चाहिए वाली बात इतनी सही नहीं होगी. अगर ये इम्प्रेशन क्रिएट हो गया थर्ड पार्टी और उस इम्प्रेशन से इन्फ्लुएंस होकर, उस कंडक्ट से इन्फ्लुएंस होकर कोई एग्रीमेंट करती है थर्ड पार्टी, तो प्रिंसिपल को ओन करना पड़ेगा. द प्रिंसिपल इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिसओनिंग दैट. उसको डिसओन नहीं कर सकता, उसको स्टॉप नहीं कर सकता. ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग एक्शन ऑफ रेवोकेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट. अब इस सूरत में क्या होगा?
Following situations may emerge from the scenario जो हमने बात की असलम और सलमान और कलीम. मिस्टर असलम, याद रहे, he is the principal, terminated the agency relationship with Mr. Salman. Or this was not in the knowledge of Mr. Kaleem, and he continued his commercial dealings with Mr. Salman under the principle of estoppel. Mr. Aslam cannot claim that Mr. Salman is not his agent as far as these transactions are concerned. आप यहाँ पर ये नेम्स को ज़रा आप एक दफ़ा फिर रिवाइव कर लीजिए कि यहाँ पर यू टेक प्रिंसिपल विद द एजेंट इंस्टेड ऑफ नेम. इस इलस्ट्रेशन प्रिंसिपल के इम्प्रेशन से इन्फ्लुएंस होकर थर्ड पार्टी ने एक एग्रीमेंट किया कि दैट मिस्टर सो एंड सो इज हिज एजेंट, and he is under that impression, whereas the principal has cancelled the agency arrangement with that very agent. उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, he is no more his agent. लेकिन अगर थर्ड पार्टी जिसका ये इम्प्रेशन क्रिएट हुआ था ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, दैट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, तो थर्ड पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उसके नुक्ता नज़र से he remains the agent although principal has cancelled the agreement of agency with him. तो ये जो इम्प्रेशन क्रिएट हो गया थर्ड पार्टी के माइंड में ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अंडर द लॉ ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम रिवोकिंग दैट एग्रीमेंट. उसको वो तमाम अरेंजमेंट उनको ऑनर करना पड़ेगा. वो जो डीलिंग्स बिटवीन द एजेंट हु इज नो मोर द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी, that will have to be owned by the principal. तो ये इससे ये मुराद है. आगे आप देखिए, Mr. Salman enters into an agreement with Mr. Kaleem. The transaction is in the knowledge of Mr. Aslam. Mr. Aslam does not intimate Mr. Salman that Mr. Kaleem is not his agent. Mr. Aslam, under the principle of estoppel, cannot claim that Mr. Kaleem is not his agent. तो जो एस्टॉपल का उसूल है उसके मुताबिक अब प्रिंसिपल इज एस्टॉप्ड फ्रॉम डिसओनिंग दैट एग्रीमेंट. ही विल हैव टू डिसओन, ऑल्दो ये जो हम बात कर चुके हैं वो उसका एजेंट नहीं है, तो उसकी एजेंसी अरेंजमेंट ख़त्म हो चुकी. बात वहीं से है वो जो बार बार मैं कर चुका हूँ, वो आप जहन में रखें. अगर थर्ड पार्टी का ये इम्प्रेशन that is created because of the principle, तो अगर beyond authority कोई एजेंट ने काम किया है और without authority भी किया है, तो that will have to be owned by the principal. उसकी obligation responsibility रहेगी. थर्ड सिचुएशन देखिए उसी एग्जाम्पल में. मिस्टर सलमान was entering into business dealings with Mr. Kaleem. ये थर्ड पार्टी एजेंट्स बिजनेस डीलिंग में एंटर होता रहा, treating Mr. Kaleem as an authorized agent of Mr. Aslam. Principal. Mr. Aslam, the principal. Mr. Kaleem entered into some agreements which were beyond the authority vested in him by the principal, that is Mr. Aslam. Mr. Salman is not aware of this fact. Mr. Aslam, the principal, under the principle of estoppel, estoppel के उसूल के मुताबिक, cannot claim that he cannot own the acts of his agent, Mr. Kaleem, which are beyond his authority. Kaleem is his agent. वही बात है लेकिन ज़रा सिनेरियो डिफरेंट होगा. पहले जो हमने बातें की वहाँ पर एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी. यहाँ पर जो बात हो रही है कि अथॉरिटी तो उसके पास है, लेकिन अथॉरिटी की एक एक्सटेंट है. थर्ड पार्टी के जहन में जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ वो ये था कि ये अथॉरिटी उसके अंदर है. और ये इम्प्रेशन कैसे क्रिएट हुआ? दैट वाज क्रिएटेड ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल. इफ इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कंडक्ट, बाय दैट इम्प्रेशन, ही एंटर्स इनटू an agreement with the agent which is beyond his authority.
द प्रिंसिपल शैल हैव टू ओन दैट एग्रीमेंट। तो ये एजेंसी का स्कोप समझने के लिए ये इलस्ट्रेशंस आपकी मदद करेंगी। इससे आपको पता चलेगा कि एजेंसी अरेंजमेंट से क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं और एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। कॉन्सेंट से हो सकती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकती है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल हो सकती है, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग। इट मे नॉट बी द वे बट एन एजेंसी इज एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्ट। अब ये एक्ट क्या है, रैटिफिकेशन क्या है? Ratification has been explained in section 196, right of person as to acts done for him without his authority। अब एक एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं, वो विदाउट अथॉरिटी कोई एक्ट्स करता है, तो सूरत में प्रिंसिपल के पास क्या इख्तियारात हैं और क्या सूरत हाल मर्ज होगी। ये देखिएगा सेक्शन 196, वेयर एक्ट्स आर डन by one person on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts. If he ratifies them, the same effects will follow as if they had been performed by his authority। एक दफ़ा फिर इसे सुन लीजिए। That is very simple, लेकिन ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि शायद फर्स्ट रीडिंग में बात समझ ना आए। वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। यहाँ पर वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर मीन्स एजेंट कोई काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल के ना तो ये नॉलेज में है, ना उसे इल्म है इस बात का, और ना उसने ये अथॉरिटी एजेंट को दी हुई। ही मे इलेक्ट, ही मीन्स प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल मे इलेक्ट टू रैटिफाई। वो चाहे तो बेशक विदाउट अथॉरिटी था, तो वो इसको इग्नोर कर दे कि ये अथॉरिटी के बगैर किया है, तो वो इसको तस्लीम कर ले, तो वो उस एक्ट को रैटिफाई करने का इख्तियार रखता है। और टू डिसोन, या वो कहे कि आपने विदाउट अथॉरिटी ये काम क्यों किया, आई डोंट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट एक्सेप्ट इट, आई डू नॉट ओन इट, यू हैव डन एट योर ओन एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर उसको ओन कर लेता है, रेटिफाई कर लेता है, तो फिर तो वो एग्रीमेंट क्या उसका रिजल्ट होगा वो आप देखें इन विच वर्ड्स इट इज एक्सप्लेन्ड। या उसको डिसोन कर देता है, लेकिन इफ ही रेटिफाइज सच एक्ट्स, अगर वो प्रिंसिपल उसको रेटिफाई कर देता है, डिसोन नहीं करता, ओन कर लेता है उसको, द सेम इफेक्ट विल फॉलो। उसका रिजल्ट क्या होगा? द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी काम किया था, विदाउट नॉलेज काम किया था, लेकिन अगर इस बात को ओन कर लिया है प्रिंसिपल, तो फिर ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि इट हैज बीन डन विद हिज नॉलेज एंड अथॉरिटी। हाँ, ये उसके पास इख्तियार है कि अगर डिसओन करना चाहे तो ही कैन डू दैट, लेकिन अगर एक दफा रेटिफाई कर दिया है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इफ दैट हैज बीन परफॉर्म्ड अंडर हिज अथॉरिटी। तो ये उसके पास अथॉरिटी थी एजेंट के पास, ये जो सारा लॉफुल काम होगा। और ऐसी अरेंजमेंट जो कि नहीं थी पहले अथॉरिटी, लेकिन रेटिफाई कर दिया प्रिंसिपल, ऐसी एजेंसी को हम कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आप रेटिफिकेशन को ज़रा समझ लीजिए एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए। मिस्टर फहद एन एजेंट ऑफ मिस्टर सलमान, मिस्टर सलमान means he is principal, lends rupees 500,000 to Mr. Kaleem। एजेंट ने 500,000 दे दिए टू द थर्ड पार्टी। मिस्टर कलीम इज पेइंग मंथली प्रॉफिट टू मिस्टर फहद, वो उस पर प्रॉफिट भी रिसीव कर रहा है एजेंट।
Who has rendered accounts in this respect to the principal? उसने तमाम हिसाब किताब लोन का भी और प्रॉफिट्स का भी वो सबमिट कर दिया है, वो पेश कर दिया है टू द प्रिंसिपल। बाई एक्सेप्टिंग द प्रॉफिट्स, मिस्टर सलमान्स कंडक्ट implies a ratification of the amount of loan provided by the agent, although without his authority। अब इसको आप ऐसे समझिए कि 500,000 का लोन देने की अथॉरिटी नहीं थी एजेंट के पास। एजेंट ने थर्ड पार्टी को 500,000 का लोन दे दिया। अब एजेंट ने क्या किया, वो उसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है और एजेंट को तमाम अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं, रेंडर करने पड़ते हैं, हिसाब किताब देना पड़ता है टू द प्रिंसिपल, और वो उस लोन के ऊपर प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। एजेंट ने तमाम अकाउंट्स उसमें शो किया कि ये लोन है और ये इस पर प्रॉफिट वसूल किया है। Those have been rendered to the principal and principal has not raised any objection। वो प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने रेटिफाई कर दिया, उसने लोन को भी एक्सेप्ट कर लिया। When he is accepting the profits on account of that loan which was unauthorized, when he has accepted the profit, he has impliedly, not explicitly, he has ratified that transaction। तो ये एजेंसी जो है, ये अरेंजमेंट है, दैट इज द एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी थी, वो डिसओन कर सकता था इस ट्रांजैक्शन से कि आपने लोन क्यों किया 500,000 का विदाउट माई अथॉरिटी। बट वंस ही हैज एक्सेप्टेड द प्रॉफिट्स एंड ही हैज नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन, it means that by implication he has ratified that transaction। So such an agency, if created, that would call, or we would call it as an agency by ratification। So students, आपने देखी different types of the agencies which can be created। उसमें आपने देखा by consent of the parties agency relationship create होता है, by operation of law आपने देखा, बाई एस्टॉपल आपने देखा, बाई रेटिफिकेशन आपने देखा। अब ये रेटिफिकेशन के इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स आप देख चुके हैं, बाई नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट। लेकिन आप लीगल पोजीशन देख लीजिए कि वो किन अल्फाज में ये बात करते हैं। हाउ इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 199। तो ये स्लाइड आप देखिएगा कि रेटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ ratifying unauthorized act forming part of a transaction। A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such an act formed a part। अगर कोई ट्रांजैक्शन के किसी एक पार्ट को रेटिफाई कर दिया तो इस रेटिफिकेशन का इफेक्ट ये होगा that it will be deemed, will be understood that whole of the transaction that has been ratified। अब उसका एक पार्ट था जो अभी हम बात कर रहे थे, that profit for a month or two which is received by the agent on the loan extended or the provided to the third party, that profit was just a part of it। लेकिन उस पार्ट को रेटिफाई करने का मतलब ये हुआ होल ट्रांजैक्शन, द लोन एंड सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन, दैट एंटायर ट्रांजैक्शन दैट हैज बीन रेटिफाइड बाय द प्रिंसिपल। तो ये इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन का इम्पैक्ट होल ट्रांजैक्शन पर होगा, कोई ये उस पार्ट पर नहीं होगा। इट विल इफेक्ट द होल ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन अंडर सेक्शन 199 जो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिफरेंट पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ रेटिफिकेशन। राइट्स और ऑब्लिगेशंस की असल में बात, ये जो पार्टीज हैं, डिफरेंट पार्टीज, इंटरैक्टिंग पार्टीज जो हैं, प्रिंसिपल, एजेंट एंड द थर्ड पार्टी,
ज़्यादा तो रेटिफिकेशन का असर प्रिंसिपल और एजेंट पर पड़ता है। थर्ड पार्टी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई दैट। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पर क्या असर पड़ेगा इफ ए ट्रांजैक्शन और एक्ट हैज बीन रेटिफाइड बाय द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल may sue the third party and third party can also sue the principal. ये लीगल बात, जब एक रेटिफाई कर दी ट्रांजैक्शन, although it was beyond authority by the agent or it may be without authority from the principal to the agent, एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी, और इट वॉज बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा अमाउंट का यह एक्सटेंट जो है उसने वो काम कर ली, तो उस सूरत में जब रेटिफिकेशन कर दी तो प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि इन हिज ओन नेम इफ द सिचुएशन अराइजेस ही कैन सू द थर्ड पार्टी, उसके खिलाफ वो सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में केस दायर कर सकता है। यही इख्तियार थर्ड पार्टी के पास है। अब थर्ड पार्टी की अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट वाज विद द एजेंट, और एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी। बट सिंस दैट एक्ट एंड ट्रांजैक्शन हैज बीन रेटिफाइड बाय द प्रिंसिपल, तो उस रेटिफिकेशन के रिजल्ट में अगर प्रिंसिपल के पास ये राइट आया है कि ही कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के पास भी ये राइट आ गया, he can also file a suit against the principal. Next, after ratification, what would happen? No liability shall be incurred by the agent to third party. The agent is working on behalf of the principal. He is representing him. अब जब रेटिफाई कर दिया एक्शन, तो उसके बाद एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द थर्ड पार्टी दैट इज नो मोर देयर. It is the agreement between the agency and the third party, and the principal shall have to own all the responsibilities and the obligation to the third party. अब एजेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, एजेंट ड्यूटीज आर टूवर्ड्स द प्रिंसिपल, दैट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी. अगर ये रेटिफिकेशन हो गई है तो लायबिलिटी अगर कोई होगी तो दैट will be of the principal of that agency. Agents की liability जो है that will be no more there. So agent not liable for exceeding his authority अगर कोई उसने exceed किया है, and principal is required under law to pay reasonable remuneration to the agent. These are the effects of the ratification, the rights and obligations की बात थी. तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आज के लेक्चर ख़त्म करता हूँ. आप इसको ज़रा गौर से स्टडी कीजिएगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखिएगा, हम यहीं से जारी रखेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफ़िज़.